हरिओम विद्यार्थियों, खेतेश्वर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर का किया था आपके स्टडी। उसमें हमने मानव भूगोल का अर्थ और इसकी प्रकृति को समझा था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में हमने कल बात की थी। अब आता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यानी मानव भूगोल के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय सामग्री आती है। आपकी किताब में जो विषय सामग्री है उससे बहुत ज़्यादा व्यापक जो सामग्री है वो मानव भूगोल के अंदर आती है। तो आज हम बात करेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र में वो कौन कौन से विषय आते हैं जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मानव भूगोल में उन सभी क्रियाओं का अध्ययन आता है जो मानव इस पृथ्वी पे करता है, यानी कि मानव के समस्त क्रियाकलाप मानव भूगोल के अंदर आते हैं। और आप जानते हैं इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो क्रियाकलाप जिस जीव के हैं वो मनुष्य है। मनुष्य ने ही अपनी तकनीकी से, अपने ज्ञान विज्ञान से बहुत सारे आविष्कार इस पृथ्वी पे किए हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है। हटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। हटिंगटन एक भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में दो विषय आते हैं। एक तो आता है भौतिक दशाएं, बिल्कुल भौतिक दशाएं जो प्रकृति है हमारी वो, और एक आता है मानवीय अनुक्रिया, यानी कि प्रकृति पे मनुष्य अपना क्या अनुक्रिया देता है, क्या उसके मतलब ऐसी क्रियाएं करता है जो प्रकृति से उसको सारे जो संसाधन मिलते हैं उनको प्रयोग करके वो अपनी कैसी अनुक्रियाएं उस पर करता है, कौन कौन से काम करता है। यही बात हमने कल भी की थी कि मानव भूगोल में सारे मनुष्य के क्रियाकलाप आते हैं। अब विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू 6 हैं। मुख्य पहलू मतलब मुख्य 6 विषय जो हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उन 6 विषयों को मैंने यहाँ पे एक आरेख के माध्यम से समझाया है। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या यानी खुद मनुष्य की जो संख्या है वो इसके अंदर आती है मानव भूगोल के अंदर। फिर आते हैं जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उनकी बात करेंगे मानव भूगोल में। तीसरी है सांस्कृतिक वातावरण, यानी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं, और सांस्कृतिक वातावरण जो मनुष्य ने इस पृथ्वी पे बनाया है, इस धरातल पे उसने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। तो वो उसका भी अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। चौथा है कालिक अनुक्रम। फिर पांचवा है नियोजन, प्रादेशिक संगठन। छठा है आपके अन्य प्रदेशों से संबंध। तो ये 6 चीज़ें हैं जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब इन सारे 6 पॉइंट का हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट था आपके वो है जनसंख्या। जैसा कि आप जानते हैं जन का मतलब होता है जितने भी लोग, प्रजा, उसको जन कहा जाता है, और संख्या यानी कि उनकी संख्या कितनी है। अब देखो, जनसंख्या किसी भी देश के लिए निकाली जाती है तो विश्व में सारे देशों की जनगणना होती है। हमारे देश में भी जनगणना होती है, प्रति 10 वर्ष में एक बार होती है। तो जनसंख्या को गिनना या जनसंख्या के सारे पहलू जो होते हैं उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करेंगे। आपकी भी किताब में मानव भूगोल में जो प्रारंभिक जो आपके लेसन हैं, कम से कम भारत और विश्व की जनसंख्या के 5 से 6 लेसन आपके इसके अंदर आते हैं। तो जनसंख्या का सारी जो बातें हैं वो हम मानव भूगोल में शामिल करेंगे। मानव भूगोल के सिलेबस में आती है। उसमें जनसंख्या का वितरण है, मतलब कितनी जनसंख्या कौन से क्षेत्र में रहती है, उसका प्रवास है, यानी कि एक जनसंख्या दूसरी जगह, एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसको प्रवास कहा जाता है। तो वो भी विषय उसके मानव भूगोल के अंदर आएगा। मनुष्य के जो घर हैं, अधिवास, वो भी आएंगे। और मनुष्य का सारा जो इतिहास है, यानी कि आदि मानव से लेकर आज तक मनुष्य के ने
किस तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, किस तरीके से उसने क्या क्या कार्य किए हैं, उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर आएगी। तो ये बहुत, जनसंख्या एक खुद भी एक बहुत बड़ा विषय है, उसका अध्ययन करना भी एक अलग से एक अध्याय होता है जनसंख्या का, जनगणना का। तो पहला पॉइंट ये है कि पूरी जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के अंदर आता है। दूसरा अपने टॉपिक है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश में यानी कि जितने भी हमारे भारत में या किसी छोटे क्षेत्र में, ये राज्य में ले लो या किसी भी स्थान पे जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन सभी का अध्ययन करना मानव भूगोल के अंदर आता है। हालांकि है ये संसाधन प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य किस तरह इनका खनन करता है या किस तरह इनका उपयोग करके अपने काम में लेता है, उसको आयात और निर्यात से संबंधित उसकी जितनी भी उद्योग वगैरह हैं, कृषि है, ये सारी चीज़ें इसके मानव भूगोल के अंदर आती है। जैसे भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं मुख्यतया, भूमि, जल, वन, खनिज, इन सब का अध्ययन, और मनुष्य इन सब पर कैसे अपनी मानवीय क्रियाएं करता है, ये सारी चीज़ें हम मानव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि ये सारी बातें मानव भूगोल के अंदर आप अपनी किताब में जानेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपके इस आरेख के अनुसार है वो है अपने सांस्कृतिक वातावरण। मैंने बात की थी कि एक तो प्राकृतिक वातावरण होता है और एक होता है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण जो चीज़ें या धरातल का वह रूप जो प्रकृति ने हमें दिया है, और मनुष्य उस वातावरण पे, उस धरातल पे जो चीज़ें अपने आवश्यकता के अनुसार बनाता है उसे सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। जैसे इमारतें, ये बात हमने कल भी की थी। मनुष्य द्वारा निर्मित दृश्यों का अध्ययन, यानी कि मनुष्य ने इस पृथ्वी पे जितने भी दृश्य बनाए हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम सांस्कृतिक वातावरण के अंदर या मानव भूगोल के अंदर हम करते हैं। इसके अंतर्गत जीव जंतु एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, मानव का वातावरण के साथ किस तरीके से अनुकूलन होता है, उसकी जीविका के जो भी साधन हैं, यानी कि मनुष्य किस तरीके से क्या कमाता है, उसकी कृषि, रोजगार, उद्योग, वो सभी मानव भूगोल के अंदर आएंगे। उसके अलावा परिवहन के साधन, जो भी व्यापार होता है, जो भी परिवहन होता है, ये सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंदर आएगी। और भवन निर्माण सामग्री, यानी कि उसने जो मकान बनाए, इमारतें बनाई, वो सारी सामग्री भी इसके अंदर आती है। तो ये तीसरा पॉइंट जो है सांस्कृतिक वातावरण, ये भी मानव भूगोल के अंदर आता है, उसकी विषय वस्तु के अंदर आएगा। अगला है कालिक अनुक्रम। काल से मतलब है कि समय, समय के साथ मनुष्य का कितना विकास हुआ है। कोई भी जगह होती है, आप देखते हो कि कोई भी स्थान है, वो 5 वर्ष पहले उसकी जो दृश्य आपको दिखाई देता है, वो 5 से 10 सालों के बाद वो दृश्य उसका बदल जाता है, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस प्रदेश का विकास हो जाता है। जो गांव होते हैं वो कई बार नगर बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं बड़े बड़े। तो ये सब समय का ही खेल है। तो मनुष्य का भौगोलिक दशाओं के साथ संबंध, मनुष्य का भौगोलिक दशाओं यानी कि उसके धरातल के साथ, उसकी पृथ्वी के साथ जो संबंध रहा है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहा है, स्थिर नहीं रहा है, हमेशा बदलता रहा है। यह समय के साथ हमेशा बदलता रहा है। जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि आदि मानव जो था उसको अपना कुछ भी विकास करना नहीं आता, उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब उसने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया था और उसके बाद नई तकनीक और ज्ञान लगा के उसने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर लिया। तो जितना भी प्रारंभ से लेके मनुष्य ने जो अपनी क्रियाओं में परिवर्तन किया है, वो सारी क्रियाएं ही मानव भूगोल के अंदर आएगी। तो आपके मानव भूगोल के अंदर अब मनुष्य का समय के साथ जितना भी परिवर्तन हुआ है, उसने उसके क्रियाकलाप समय के साथ जितने भी बदले हैं, वो सारे क्रियाकलाप मानव भूगोल के अंदर आते हैं। अगला आपके पॉइंट है नियोजन व प्रादेशिक संगठन। पहले तो नियोजन का अर्थ आपने पहले भी पढ़ रखा है। नियोजन यानी किसी भी कार्य को की योजना बना के, उसका पूर्वानुमान लगा के, उसकी निश्चित योजना बना के उस काम को करना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो कार्य अच्छी तरह से पूरा हो सकता है और समय पे पूरा हो सकता है। प्रादेशिक संगठन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो
प्रदेश अकेला नहीं कर सकता है, उसे अपने आसपास के क्षेत्रों से मदद लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो 7-8 प्रदेशों से मिलकर बनते हैं। तो वो सारे संगठनों की बात और नियोजन की बात, योजनाओं की बात हम मानव भूगोल के अंदर ही करते हैं। तो मानव भूगोल में आपके जितने भी जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती है या जितने भी जो क्षेत्र हैं वो आपस में मिलके जो संगठन बनाते हैं, जो भी संस्थाएं बनाते हैं, उन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि पृथ्वी पे सभी स्थानों पर विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल विभिन्नताएं होती है। सभी धरातल एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं आपको। मैंने आपको बताया था, कहीं पे मरुस्थल होता है, कहीं नदियां होती है, कहीं समुद्र तट होते हैं, कहीं पहाड़ पर्वत, ये सारी स्थितियां हमको देखने को मिलती है। तो ना तो कभी कोई स्थान एक जैसा होता है, तो उन स्थानों के अनुसार मनुष्य की क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं, मनुष्य के काम भी अलग अलग होते हैं। समुद्र तटों पर रहने वाले लोग अलग तरह की उनकी दिनचर्या, उनके काम होते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के अलग काम होते हैं, तो उनके कार्य समान नहीं होते हैं। अब दूसरी बात, बहुत से प्रकृति ने हमको जो खनिज दिए हैं या जो भी संसाधन दिए हैं वो सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं, वो भी सब जगह अलग अलग होते हैं। आप देखते हो किसी प्रदेश में कोयला अधिक होता है, किसी प्रदेश में लोहा अयस्क अधिक होता है, कहीं पे पेट्रोलियम अधिक होता है। तो सभी संसाधन एक जगह नहीं मिल सकते, उनकी मात्रा भी एक समान नहीं होती है, वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग स्थानों पे मिलते हैं। तो संसाधनों का सभी वर्गों में वितरण। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो संसाधन हमारे प्रदेश में मिलते हैं क्या हम उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अगर हम उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो हम अपना विकास पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आसपास के प्रदेशों से दूसरे संसाधनों को भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए संसाधनों का सभी वर्गों में वितरण होना चाहिए, सभी लोगों में वो संसाधन बंटने चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए, उनका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। कई बार संसाधन हम बाहर से, विदेशों से भी मंगाते हैं, अपने देश में नहीं, हम विदेशों से भी मंगाते हैं और विदेशों को भी हम अपने आयात करते हैं और इसी के साथ हम कुछ संसाधनों का विदेशों में निर्यात तक करते हैं, ताकि उन संसाधनों का उपयोग हो सके ढंग से और वो सब में बढ़ सके, प्रकृति का शोषण न हो। लेकिन उन संसाधनों को हम खर्च करने के साथ साथ, उसका उपयोग करने के साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका संरक्षण करें। ये सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंदर आएगी। न सिर्फ हमें संसाधनों का उपयोग करना है, उनको प्रकृति से लेना है, बल्कि हमें उन संसाधनों को बचाना भी है हमारी भावी पीढ़ी के लिए। प्रकृति का शोषण नहीं करना है, प्रकृति का शोषण नहीं हो, प्रकृति हमारे जो प्रदेश है उसका संतुलित विकास हो, कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं हो, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हो। इन सब के लिए हमें योजना बना के काम करना पड़ेगा, जो हमारी गवर्नमेंट करती है। आप देखिए सारी योजनाएं बनती है जिससे कोई ना कोई जो भी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है उनका अधिकतम प्रयोग किया जाता है और बिना ज़्यादा नुकसान किए। तो हमें इन सब चीज़ों का भविष्य में ध्यान रखना है कि संसाधनों का हमको अति दोहन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है और इस पृथ्वी को बचाना है प्रदूषित होने से। ये सारी बात होने के बाद एक छठा अपने लास्ट पॉइंट बचता है, अन्य प्रदेशों से संबंध। ये तो हमने देखा कि बहुत सारे संसाधन होते हैं ऐसे जो एक प्रदेश एक जगह पे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब हमें जब भी किसी चीज़ की या किसी संसाधन की, किसी खनिज की ज़रूरत होती है तो हमें दूसरे प्रदेश से उसे लेना पड़ता है। तो जितने भी प्रदेशों से हमारे जो संबंध होते हैं, जैसे विदेशों से संबंध होते हैं, दूसरे देशों से संबंध है, हमारे देश में ही हमारे दूसरे राज्यों से संबंध होते हैं, दूसरे जिलों से संबंध होते हैं, ये सारे संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य, इसमें बताया गया है देखो कि पृथ्वी पे मनुष्य अकेला नहीं है बिल्कुल, और ना ही अकेले रह के मनुष्य अपना विकास कर सकता है, अपने पूरे प्रदेश का विकास नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि संसाधन सभी जगह समान रूप से नहीं मिलते हैं। कोई चीज़ हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी होती है, किसी चीज़ की खेती हमारे देश में बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे चाय का या कोई भी फसल की आपको खेती की बात करें तो हमारे प्रदेश में चाय अच्छी नहीं होती, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देंगे?
या फिर हमारे देश में, जैसे हमारे प्रदेश में हम राजस्थान में रहते हैं, हमारे बाजरा की खेती ज़्यादा अच्छी होती है, तो दूसरी जगह वो खेती बाजरे की खेती नहीं होती। क्या वो लोग कभी बाजरे की फसल का प्रयोग नहीं कर सकते या बाजरा खाने में प्रयोग नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हर प्रदेश का उसका एक दूसरे के साथ हमें अपना वो करना पड़ेगा कि भाई हम एक दूसरे को क्या करें, वो चीज़ें सारी जो संसाधन हैं उनको बांटें। उनको बांटने के लिए हमें हर प्रदेश से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि एक देश में नहीं, हमें विदेशों से भी संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो पृथ्वी पर मनुष्य अकेला नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से, उसके हर जगह से, हर स्थान से, हर क्षेत्र से कुछ उसके आर्थिक संबंध होते हैं, आर्थिक यानी उसके रोजगार संबंधी, धन संबंधी, कुछ सामाजिक संबंध होते हैं, कुछ सांस्कृतिक या उसकी रहन सहन के या उसकी संस्कृति के संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध भी होते हैं। तो कोई भी प्रदेश एक अलग से अपना विकास नहीं कर सकता, वो सबसे सारे प्रदेशों से कट के एक अलग अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। इन सारे संबंधों का अध्ययन हम किस में करेंगे? मानव भूगोल के अंदर करेंगे। तो अब आपने सीखा कि मानव भूगोल के अंदर हमने लगभग ये 6 चीज़ें जो देखी है, ये सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर आती हैं और इन सब का हमने विस्तार से वर्णन किया। कई बार आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित छोटे प्रश्न कम आते हैं, इस टॉपिक से एक बड़ा प्रश्न बन सकता है, निबंधात्मक प्रश्न आपके अक्सर बनता है इस पार्ट के इस पॉइंट में से। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, और आपने जो इतना मैंने आपको समझाया है, इस वीडियो को आप फिर से पॉज कीजिए और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए, तो उसके बाद आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मेरे को फ़ोन करके, मुझे फ़ोन करो या मैसेज करके आप कोई भी परेशानी पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब इसके पार्ट के जो संभावित प्रश्न हैं वो देख लीजिए आप। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? वो अभी मैंने आपको बताया था, वो आपको दोनों भागों के नाम लिखने हैं। किसी भी प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्या क्या संसाधन होते हैं किसी भी क्षेत्र में? सांस्कृतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? नियोजन क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है? और ये निबंधात्मक प्रश्न, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको भी बताया था। इसमें आप सारे 6 क्षेत्रों का वर्णन करेंगे कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब ये जो 5 प्रश्न हैं ये आपको गृह कार्य में करने हैं और उसकी एक पिक लेके आपको ग्रुप में भेजनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस बात करेंगे इसी मानव भूगोल के ही विकास क्षेत्र की बात हो गई है। मानव भूगोल का विकास शुरू से लेके आज तक क्या रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।